Let us start with a quick revision of Gauss law because आज हमको Gauss law के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी अ वेरी क्विक रिवीजन क्योंकि फॉर्मूलाज पता होना चाहिए टू सॉल्व प्रॉब्लम. तो हमने कल इन डिटेल देखा था व्हाट इज गॉस लॉ, और गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने एनक्लोज किया इन सम इमेजिनरी सरफेस. अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स मतलब क्या, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस एस. क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में अवे जाएगा और इस पूरे के पूरे सरफेस एस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगे मतलब पास होंगे. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are passing through this imaginary surface S is called as flux. According to Gauss law, the flux को नोट करते हो आप phi से, या फिर it is integration E bar dot ds bar. So according to Gauss law, the net flux या फिर the flux of net electric field सब एक ही चीज है. नेट फ्लक्स बोलोगे तो भी वही मतलब होता है, फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे तो भी वही मतलब होता है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अभी एक चार्ज दिखाया, मे बी देयर आर टू और मोर चार्जेस इनसाइड. तो बाकी ऐसा हो सकता है ये चार्ज Q1 है, Q2 है, यू मे हैव चार्ज Q3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू याद है क्या, कल हमने डिफाइन किया था ना. द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through a closed surface S is equal to charge enclosed divided by epsilon 0. तो ये उसका डेफिनेशन था. डिराइव करने के लिए हमने एक सिंपल सा काम किया, हमने एक प्लस चार्ज लिया था Q which is located at O, फिर हमने एक सरफेस ले लिया सम सरफेस S. इस सम सरफेस S का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया था. We have taken a very small area element of this surface. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्मल टू द एरिया इज ds. तो ये ds का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये था एंगल थीटा. तो फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस ds इज गिवन बाय d phi. व्हाट इज d phi? बाय डेफिनेशन e ds cos थीटा. ये डिस्टेंस अगर r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर. तो d phi विल बी E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा. राइट. तो हमने इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को सेपरेट कर लिया था, बचा था ds cos थीटा बाय R स्क्वायर. लेकिन ds cos थीटा बाय R स्क्वायर ये होता है सॉलिड एंगल. तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ds cos थीटा बाय R स्क्वायर इज सॉलिड एंगल d ओमेगा. ये था फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल सरफेस ds. हमको अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो हमको बाकी के एलिमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, सब में से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है. तो टोटल फ्लक्स फाई विल बी इंटीग्रेशन ओवर d phi, integration d phi over surface S. So this is equal to integration d phi. What is d phi? Q upon 4 pi epsilon 0 d omega. कौन कौन कांस्टेंट है इसमें? Q 4 pi epsilon 0. कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो phi equal to Q upon 4 pi epsilon 0 integration d omega. टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई. तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई. तो फ्लक्स आपको मिल गया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन यही चार्ज था चार्ज एनक्लोज. तो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, हेंस प्रूव. तो ये है आपका गॉस लॉ. अब लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑन गॉस लॉ. एग्जांपल 10.8. पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, आराम से लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं. अ चार्ज ऑफ 5 कूलम इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर. व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर? हाउ विल दिस वैल्यू चेंज इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड?
तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, और क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है 5 कूलम। तो वी हैव अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। यहाँ पे एक चार्ज है 5 कूलम का। इट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। इस चार्ज को हमने एक स्फीयर के सेंटर पे रखा। इस स्फीयर का रेडियस कितना है 1 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल द वैल्यू हाउ विल दिस वैल्यू चेंज इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल। मतलब पहले रेडियस था 1 मीटर, अब कर दिया हमने 2 मीटर। डबल करना मतलब डबल करना, 1 का क्या होगा 2। तो पहले रेडियस कितना था 1, अब कितना है 2। राइट, तो दो केसेस है। तो दिस इज चार्ज क्यू एट द सेंटर। ये आ गया पहले केस का रेडियस r1, कितनी वैल्यू है 1 मीटर। ये आया दूसरे केस का रेडियस r2, कितनी वैल्यू है 2 मीटर। और चार्ज क्या है सेम है। चार्ज कितना एनक्लोज है सेम है। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, प्लस 5 कूलम बोला है ना, 5 कूलम प्लस है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे इन ऑल डायरेक्शन। राइट, तो दिस इज व्हाट यू विल हैव मोर और लेस। समझ लो कि सेंटर में से पास होगा, ये होना तो सेंटर में से ही चाहिए। फाइन, राइट। तो देयर इज दिस फ्लक्स, ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पूरे स्फीयर से पास होंगे, तो यहाँ से भी पास होंगे। दे विल आल्सो पास थ्रू दिस पर्टिकुलर स्फीयर। तो यहाँ पे भी फ्लक्स आएगा। अब एक काम करते हैं, जो पहले केस का फ्लक्स था इसको डिनोट कर देते हैं φ1 से, जो दूसरे केस का फ्लक्स है इसको डिनोट कर देते हैं φ2 से। तो अब गिवन पैरामीटर में हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक्चुअली तीन। नंबर 1, चार्ज एनक्लोज कितना है 5 कूलम। रेडियस इन द फर्स्ट केस इज 1 मीटर, रेडियस इन द सेकंड केस इज 2 मीटर, क्योंकि डबल कर दिया। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है फ्लक्स पहले केस में और फ्लक्स दूसरे केस में। तो दोनों केसेस में क्या फाइंड करना है आपको फ्लक्स। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज φ1 एंड φ2। ओके, यहाँ तक क्लियर। फॉर्मूला, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो flux through a surface is equal to charge enclosed upon epsilon 0। बस एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो केस नंबर 1 सॉल्यूशन में सबसे पहले केस नंबर 1 φ1। और अगर आप फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पे समझ में आएगा, फ्लक्स ये रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन चार्ज एनक्लोज्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो जब रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है तो स्फीयर का रेडियस आप 2 टाइम्स करो या 4 बार कर दो, 4 टाइम्स कर दो, क्वाड्रपल कर दो, 8 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स कर दो, इसका मतलब ये कि ये जो रेडियस है इसको आप कैसा भी वेरी कर सकते हो। फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं। फ्लक्स कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक चार्ज एनक्लोज सेम है। अगर ऐसा बोला होता एक्स्ट्रा चार्ज इज नाउ इनसाइड द स्फीयर, फिर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज एनक्लोज। मतलब φ1 φ2 सेम वैल्यू आने वाली है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो φ1 इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। चार्ज की वैल्यू थी 5 कूलम। एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये -12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +12, तो +12 एंड 5 अपॉन 8.85। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप कैसे करोगे? आपके पास लॉग बुक होता है, लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल होता है। रेसिप्रोकल टेबल में 8.85 का रेसिप्रोकल फाइंड करोगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग इट। आई विल बी डूइंग इट डायरेक्टली। तो 5 अपॉन 8.85, 5 डिवाइडेड बाय 8.85 कितना आ गया 0.5649। 0.5649 5649 इंटू 10⁻12। तो 5.649 इंटू 10 पावर 11।
ये मिल गया आपको फ्लक्स, और यही फ्लक्स आएगा सेकेंड केस में भी। बट रिमेंबर यूनिट, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, याद है क्या? व्हाट इज फ्लक्स? E इंटू डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया है ना फ्लक्स, पक्का? अभी तो लिखा हमने फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर, याद है, या फिर न्यूटन पर कूलम। लेकिन वोल्ट पर मीटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कैंसल और कैंसल, बराबर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? वोल्ट मीटर, इट इज इन वोल्ट मीटर। और इतना ही आएगा फ्लक्स इन सेकेंड केस। सिंपल क्वेश्चन। तो रेडियस को कितना भी बड़ा करो, कितना भी छोटा करो, फ्लक्स विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अगले क्वेश्चन में इमेजिनेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E bar equal to 5.0 K न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम तो यूनिट है, ये K क्या है? ये K कुछ नहीं है, ये K कैप है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ K कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा यू हैव टू इमेजिन, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन अ रीजन। तो सपोज दिस इज द रीजन, और रीजन मतलब स्पेस, स्पेस मतलब 2 या 3 डायमेंशन तो होंगे। तो मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक्स डायरेक्शन, इसको वाई ले लेते हैं और इसको जेड ले लेते हैं। तो यू हैव दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस एंड दिस एज जेड एक्सिस। एक्चुअली ये वाई एक्सिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, लेकिन बोर्ड है 2 डायमेंशन, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 3 डायमेंशन, तो ड्रॉ करना इजी नहीं होता वो। ये एक्स एक्सिस है, this is y axis coming out and this is z axis, तो 3 डायमेंशनल स्पेस है। रिमेंबर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज z एक्सिस। क्लियर है तक? पक्का? तो 3 डायमेंशन याद रखना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5k कैप। 5k कैप बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द z एक्सिस। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर माइनस के कैप बोला होता तो इसी को नीचे दिखा देते, राइट। अगर आपको बोला होता 5i कैप तो इसी को ऐसा दिखाते। बोला होता -5i कैप तो यहाँ पे दिखाते। बोला होता 5y कैप तो बाहर की तरफ दिखाते, पैरेलल टू दिस। -5j कैप बोला होता तो ये अंदर की तरफ जाता। तो आई कैप मतलब यहाँ पे, माइनस आई कैप मतलब यहाँ पे, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, माइनस जे कैप मतलब माइनस वाई एक्सिस, के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड माइनस के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है 5k कैप, मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नेगेटिव जेड से पॉजिटिव जेड की तरफ, राइट। आगे बोला है कैलकुलेट द फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, इसमें से हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, द स्क्वायर इज अलोंग XY प्लेन। केस नंबर 2, द स्क्वायर इज अलोंग XZ प्लेन। केस नंबर 3, द नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद Z एक्सिस। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा और केस नंबर 1, ये हम डायग्राम यूज कर लेंगे केस नंबर 1 के लिए, फॉर केस नंबर 1, देन फॉर केस नंबर 2 एंड फॉर केस नंबर 3। 3 केसेस है। तो पहले केस में, बिफोर वी स्टार्ट फर्स्ट केस, लेट अस पुट डाउन व्हाट इज गिवन डेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5 और डायरेक्शन है k कैप, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड, एक काम करते हैं, स्क्वायर के साइड को मैं नाम दे देता हूँ L। कितना है ये? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻1 है ना, -1 ना, -2 मीटर। तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 10⁻⁻1। तो लेंथ कितना आ गया? 10⁻⁻1 मीटर।
यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर। अब ये एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड कितना है? 10⁻⁻1। इसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब जब फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो फ्लक्स इज ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस मतलब कौन? एरिया। तो मैं इसको ए या फिर डी एस दोनों ही बोल सकता हूँ। तो नाम ए दे दो या डी एस दे दो, एक ही बात है, इट्स नॉट डिफरेंट। एरिया एरिया है, सिर्फ डी एस मतलब स्मॉल एरिया है। और कैपिटल एरिया स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। अब पहले केस में आपको फाइंड करना है फ्लक्स, तो आपको फ्लक्स फाइंड करना है, हर एक केस में फाइंड करना है। 3 केसेस है। तो केस नंबर 1, लेट अस स्टार्ट विथ केस नंबर 1। केस नंबर 1 में स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन। अब ये एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब, मैंने इसलिए बताया था, डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? तो ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्स वाई प्लेन मतलब ऐसा, तो एरिया कौन से प्लेन में है? एक्स वाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अलोंग जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को क्या है? नॉर्मल, परपेंडिकुलर। करेक्ट, राइट, क्लियर। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन एरिया एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। क्यों 0? क्योंकि ये आपको पता है एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन एरिया को नॉर्मल होता है। एरिया किस में था? एक्स वाई प्लेन में। एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो? एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो। एरिया का नॉर्मल कहाँ जाएगा? जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? जेड एक्सिस। तो एंगल कितना है? 0 है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि अगले क्वेश्चन में इमेजिनेशन आपको लगेगा। तो डजंट मैटर, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो हमारे पास जो स्क्वायर है उसका एरिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर सपोज ये स्क्वायर है। दिस स्क्वायर इज इन विच प्लेन? एक्स वाई प्लेन। एक्स और वाई, इसलिए मैं एक्स और वाई प्लेन में दिखा रहा हूँ इसको, इट इज इन एक्स वाई प्लेन। तो ऐसा आपके पास स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का साइड आपको पता है। तो एज यू कैन सी एक्स और वाई इस प्लेन में स्क्वायर है। अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉन टू द स्क्वायर विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ds। ये डायरेक्शन किसका है? ds। और ds और e में एंगल कितना है? 0 है। तो थीटा कितना है? 0 है। तो पहले केस में, केस 1 में अगर फ्लक्स फाइंड करना है φ1, इट विल बी e into a into cos of theta, but theta in this case is equal to 0 क्योंकि both are in the same direction। theta equal to 0, therefore φ1 equal to e into a। e की वैल्यू कितनी है? 5। a का वैल्यू कितना आया? 10⁻⁻2 और cos of 0 1, therefore cos theta equal to cos 0 equal to 1। 1 आ गया तो 1 आ गया। तो फ्लक्स कितना है? 5 × 10⁻2 वोल्ट मीटर। खत्म, ये पहला केस डन। तो यहाँ पे एक्चुअली सॉल्व करना नहीं, बट इमेजिनेशन। केस नंबर 2, रिमेंबर केस नंबर 2। इन केस 2 एरिया मतलब स्क्वायर इज अलोंग एक्स जेड प्लेन। तो एरिया इज अलोंग, स्क्वायर इज अलोंग एक्स जेड प्लेन। वापस से इमेजिनेशन। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में? पहले था एरिया एक्स वाई प्लेन में, अब एरिया है एक्स जेड प्लेन में। स्क्वायर कहाँ पे है? एक्स जेड प्लेन। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मतलब रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस, प्लेन इज इन एक्स जेड, एरिया इज इन एक्स जेड। इसको मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, कहाँ आएगा? बाहर कौन सा था? वाई एक्सिस। एंगल कितना बना? 90। व्हाट इज cos 90? तो फ्लक्स इज 0। वैसे भी बाय डेफिनेशन, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा फ्लक्स पे ध्यान दो, तब नहीं समझ में आता, बाद में समझ में आता है कि ध्यान नहीं था तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो अब वैसे भी बाय डेफिनेशन
मैं 3 बार ऐसा ही रिपीट नहीं कर रहा था उस चीज को, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, आई वाज टेलिंग यू इट इज इंपॉर्टेंट। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। पहले आपके पास जो एरिया था वो एरिया था एक्स वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड था किसमें? जेड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हुए, यस, तो फ्लक्स जीरो होगा क्या? नो। दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जेड के अलोंग है, लेकिन प्लेन जो है, प्लेन स्क्वायर जो है वो आ गया एक्स जेड प्लेन में। तो फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस एरिया स्क्वायर में से नॉर्मली पास हुआ क्या? नहीं। ये कैसा पास हो रहा है? पैरेलल, राइट। हाँ, तो फ्लक्स का डेफिनेशन में पैरेलल था कि परपेंडिकुलर था? हाँ, तो फ्लक्स यहाँ पे क्या आएगा? तो फ्लक्स इज जीरो हियर। तो सिंपल सिंपल। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो इन दिस केस जो स्क्वायर है वो स्क्वायर, ओके, ओवरलैप, ठीक है, डजंट मैटर, जस्ट अ मिनट, फाइन। तो स्क्वायर ऐसा है, तो यू हैव अ स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। अब इमेजिन कर लेना कि ये स्क्वायर है, आई होप इट विल लुक लाइक अ स्क्वायर, ओके, मोर और लेस अ स्क्वायर, फाइन, गुड, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड, नॉर्मल टू द स्क्वायर इज अलोंग वाई। तो ये नॉर्मल आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। तो ये किसका डायरेक्शन है? ये ds का है। कहाँ जा रहा है? ये टुवर्ड्स y एक्सिस जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स z एक्सिस जा रहा है। वेरी गुड। तो इन दिस केस हियर theta, angle between E bar and ds bar theta is equal to 90. Therefore, cos of theta is equal to 0. Therefore, flux in this case is E ds cos theta. E की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10⁻⁻², लेकिन cos theta की वैल्यू 0, तो फ्लक्स इज हो गया सेकेंड केस। अब तीसरे केस में आपको बोला है थर्ड केस, द नॉर्मल, देखो आंसर भी बराबर आया, 5 × 10⁻², पहला केस, दूसरे का आंसर 0। तीसरा केस, द नॉर्मल टू द स्क्वायर, नॉर्मल टू द स्क्वायर, स्क्वायर पे जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो कितना एंगल बना रहा है? 45 विथ जेड एक्सिस, विथ जेड एक्सिस। तो नॉर्मल टू द स्क्वायर, तो पहले तो मैं तीसरे केस में स्क्वायर दिखाऊंगा। तो इन द थर्ड केस, ये केस नंबर 3, नॉर्मल टू द स्क्वायर, एक स्क्वायर दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर। तो वी हैव अ स्क्वायर ओवर हियर, ऐसा एक स्क्वायर आएगा। अभी दिखता पैरेललोग्राम है, डेफिनेटली इट विल लुक लाइक अ पैरेललोग्राम बट इट इज अ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है? 45। तो ये एंगल, ये डायरेक्शन है ds का, ये एंगल कितना है? 45। तो केस 3 में थीटा कितना है? 45। तो थीटा इज 45, theta is 45. What is cos of 45? 1/√2. Very good. It is 1/√2. Therefore, flux is equal to E ds cos theta. E की वैल्यू 5, ds की वैल्यू 10⁻⁻², cos of theta is 1/√2, मतलब 5/√2 into 10⁻⁻² वोल्ट मीटर। Now that clear? Done. हो गया क्वेश्चन खत्म। Okay, so let us now go ahead with next topic. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे यही 2 क्वेश्चन है आपके बुक में। Let us go ahead with next topic now. Next topic is electric dipole. अब डाइपोल मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखो ये जो चैप्टर है, इट स्टार्टेड विद पॉइंट चार्जेस। तो हमने पहले क्या किया? हमने पहले 2 पॉइंट चार्जेस का फोर्स कैलकुलेट किया, फिर हमने फाइंड किया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसका एक गिवन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। और फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले हमने सारे चार्जेस लिए थे पॉजिटिव। मैंने आपको बताया भी था जनरल फॉर्मूला बनाते वक्त चार्जेस विल बी टेकन टू बी
पॉजिटिव। तो अगर दो चार्जेस है दोनों पॉजिटिव, तीन चार्जेस है तीनों पॉजिटिव। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, डाई मतलब टू, पोल मतलब चार्ज। तो अब तक यू नीड टू रिमेम्बर, जब आप सिंगल पॉइंट चार्ज बोलते हो तो सिंगल पॉइंट चार्ज का और एक नाम है मोनोपोल। मोनो मतलब सिंगल एंड पोल मतलब चार्ज। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इजी टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो डाई मतलब टू, पोल मतलब चार्जेस। तो कितने चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पे? दो। तो मेरे पास दो चार्जेस है, लेकिन अंडर अ कंडीशन। आप किसी भी दो चार्जेस को डाइपोल नहीं बोल सकते अंडर अ कंडीशन। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। इसको हम डाइपोल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टू चार्जेस। कंडीशन ये है कि एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अब ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये -10 कूलम है, ये +20 कूलम है, ऐसा भी नहीं चलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, ये भी बहुत स्मॉल होना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन बना लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलोगे? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल मतलब Q और यहाँ पे भी Q, अपोजिट मतलब एक -Q एक +Q। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये आ गया सेंटर। सेंटर से लेफ्ट साइड के चार्ज का डिस्टेंस होता है L, राइट साइड के चार्ज का डिस्टेंस होता है L। तो दिस डिस्टेंस बिटवीन -Q एंड +Q इज 2L, और ये 2L होना चाहिए स्मॉल। स्मॉल मतलब इट कैन नॉट बी किलोमीटर, Q सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, डन। 100 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इट शुड बी ओनली इन सेंटीमीटर, राइट। तो डिफाइन करने के लिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small finite distance, small distance is known as, क्या बोलते हैं इसको? is known as electric dipole। और याद रखना, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बाद में बहुत काम में आएंगे। क्यों काम में आएंगे मैं बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर पता है तो मैग्नेटिक डाइपोल भी पता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे बेसिक डेफिनेशन मैग्नेटिक डाइपोल के भी वैसे ही होंगे। फॉर एग्जांपल, और ज्योग्राफी में भी सीखा है आपने। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है, जो पता होना चाहिए, अर्थ अर्थ का दो पोल होता है। कौन सा दो पोल होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक्चुअली चार पोल होते हैं। एक होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, एक होता है ज्योग्राफिक साउथ पोल, राइट। और स्ट्रेट लाइन, आपको पता होगा ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब यहाँ पे यूरोप के पास में, यूरोप के ऊपर, और ज्योग्राफिक साउथ यहाँ पे, इट इज फार बिलो श्रीलंका, फार 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 बिलो, राइट। गुड। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? जियोग्राफिक एक्सिस। अब ये सब क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म चैप्टर आएगा, उसमें लगने ही वाला है। तो यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट, वहां पे भी वो कॉन्सेप्ट, करेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस। यू नो व्हाट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर? अ स्ट्रेट लाइन passing through the center and perpendicular to the axis is called as geographic equator। ये इक्वेटर है। कौन सा इक्वेटर है? जियोग्राफिक इक्वेटर है। एंड इफ यू रिमेम्बर एंड इफ यू नो, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, तो लेट अस सी। अर्थ, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, पता है आपको? अगर नहीं होता तो आप, मैं, हम जिंदा नहीं होते। व्हाई नॉट? बिकॉज यू शुड नो, सन, nearest star from earth,
उसको भी बीच में खांसी होती है समटाइम्स. जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, आई वाज सेइंग अबाउट टू से दिस. तो what happens is in between sometimes the sun keeps on throwing material towards earth मतलब बेसिकली वो हर डायरेक्शन में मटेरियल थ्रो करता है. इन बिटवीन मतलब इट इज नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, कुछ सालों में एक बार. और सन के पास क्या है? लावा मतलब प्लाज्मा स्टेट, वेरी हॉट. फॉर्चुनेटली वो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है. और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं. और आपको पता होना चाहिए, ये तो पता होना ही चाहिए, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा है. जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे मैग्नेटिक साउथ है. जहां पे ज्योग्राफिक साउथ है वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ है. उल्टा है ये, राइट. और एग्जैक्टली अलाइंड भी नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड है. इसको बोलते हैं टिल्टेड. क्या बोलते हैं इसको? टिल्टेड. अब आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल. तो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो सन से हॉट मटेरियल आता है उसके साथ इंटरैक्ट करता है और उस हॉट मटेरियल को ये डाइवर्ट कर देता है. क्या करता है ये? डाइवर्ट करता है. दैट इज व्हाई यू एंड मी आर अलाइव. दैट इज व्हाई क्लास भी हो रहा है यहाँ पे. अगर गलती से ये नहीं होता, हॉट मटेरियल आता और के एटमॉस्फेयर को उड़ा देता, यहाँ का टेम्परेचर 500-600 डिग्री सेल्सियस हो जाता, डन, खत्म, वी कैन नॉट सर्वाइव. गुड. देन इम्पोर्टेंट इज नॉट दैट. इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे चीजों में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा और ये पता होना चाहिए. जैसे a straight line passing through geographic north and geographic south is geographic axis, वैसे ही a straight line passing through magnetic north pole and magnetic south pole is called as magnetic axis. तो ये क्या है? magnetic axis. इसको बोलेंगे magnetic axis. Similarly, जैसे जियोग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू सेंटर इज जियोग्राफिक इक्वेटर, वैसे ही मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज मैग्नेटिक इक्वेटर. क्लियर? अब सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है. अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस, a straight line passing through centers of both the charges is called as axis of dipole, axis of electric dipole. So concept they are very similar. मैग्नेटिक पोल से जो लाइन पास होगी वो कौन है? मैग्नेटिक एक्सिस. इलेक्ट्रिक चार्जेस से जो लाइन पास होगी वो कौन है? इलेक्ट्रिक एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अगला डेफिनेशन है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहां तक क्लियर? गुड. पक्का? तो डिफाइन कैसे करोगे? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस. अ स्ट्रेट लाइन passing through the centers of both the charges. ये चार्जेस किसके थे? डाइपोल के थे. both the charges of a dipole. कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल is known as, क्या बोलोगे? is known as axis of dipole. is known as axis of electric dipole of course. अब जब हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तब मैग्नेटिक डाइपोल की भी बात होगी. तब क्या बोलोगे? a straight line passing through both the poles of magnet is known as magnetic axis या फिर axis of a magnet. यहाँ तक क्लियर? गुड. पक्का? फाइन. देन जैसे आपने इक्वेटर डिफाइन किया,
equator is a straight line perpendicular to axis. Magnetic equator is a straight line perpendicular to magnetic axis. Geographic equator is a straight line perpendicular to geographic axis. वैसे ही similarly, equator of dipole is a straight line passing through center of dipole and perpendicular to axis of dipole. इसको कैसे डिफाइन करोगे? क्या बोलोगे इसको? इक्वेटर ऑफ डाइपोल. तो इक्वेटर ऑफ डाइपोल क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है. ये कहां से पास हो रहा है? सेंटर से. किसके सेंटर से? डाइपोल के. और परपेंडिकुलर है किसको? एक्सिस को. तो स्ट्रेट लाइन passing through center of dipole, center of electric dipole, and is perpendicular to किसको? axis of dipole is known as, क्या बोलोगे इसको? is known as equator of dipole. क्योंकि आगे जाके डेरिवेशंस आएंगे जिसमें हम लोगों को इक्वेटर एक्सिस डायरेक्टली ये वर्ड यूज होगा. इज नोन एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल. क्लियर? पक्का? अब देखो, ऐसा हो सकता है हमारे पास दो अलग अलग डाइपोल में, एक ये डाइपोल है, एक दूसरा डाइपोल है. तो अब दोनों डाइपोल में डिफरेंस क्या है वो कैसे समझेगा? तो हमको दो डाइपोल्स को कंपेयर करना है. तो डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं ना. हो सकता है इसका लेंथ अलग हो, इसका लेंथ ज्यादा है, दूसरे का लेंथ कम है. या ऐसा हो सकता है कि दोनों का लेंथ सेम है, एक डाइपोल पे चार्ज ज्यादा है. यहाँ पे +2 कूलम -2 कूलम है, यहाँ पे +5 कूलम और -5 कूलम है. एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो दो डाइपोल है, दो डाइपोल में या तो चार्जेस अलग हो सकते हैं या फिर दोनों का डिस्टेंस अलग हो सकता है. द एम इज टू कंपेयर. हमको कंपेयर करना है. अब कंपेरिजन हर जगह पे करते हैं ना हम लोग. वी कंपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी कंपेयर क्वालिटी. फॉर एग्जांपल, हम कुछ खरीदने गए तो 3-4 चीजें देखेंगे, बोलेंगे ऐसा क्वालिटी अलग है, ऐसा क्वालिटी अलग है. प्रॉपर्टीज कंपेयर होते हैं. यू वेंट टू बाय सम क्लोथ्स, तो बोलोगे इसका रेड कलर है, उसका ग्रीन कलर है, उसका येलो कलर है. तो समथिंग यू नीड टू कंपेयर. हर एक चीज में कंपेरिजन होता है. डिस्टेंस में कंपेरिजन होता है, यहाँ से वो प्लेस ज्यादा दूर है, ये प्लेस पास में है. मास में कंपेरिजन होता है. यू कैन कंपेयर मास, यू कैन कंपेयर एनर्जी कंटेंट. 5 रुपए का XYZ कंपनी का चिप्स और 5 रुपए का अलग किसी ABC कंपनी का चिप्स, दोनों में क्वांटिटी भी अलग हो सकता है, दोनों का एनर्जी भी कंटेंट अलग हो सकता है. तो सिमिलरली यहाँ पे आपको दो डाइपोल को कंपेयर करना है. अब डाइपोल को कैसे कंपेयर करेंगे? हम हर बार तो लिखते नहीं बैठेंगे ना, उस डाइपोल में 2 कूलम का चार्जेस है, यहाँ पे 5 कूलम का चार्जेस है. तो डाइपोल को कंपेयर करने के लिए हम एक नया प्रॉपर्टी ही डिफाइन कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और इसको हम डिनोट करते हैं P से. तो वी डिनोटेड बाय P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब दो टर्म आएंगे इसमें, मल्टीप्लीकेशन है, ये प्रोडक्ट है. इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस. मैग्नीट्यूड, क्यों मैग्नीट्यूड? क्योंकि एक चार्ज था माइनस, एक था प्लस. जब आप बोलते हो मैग्नीट्यूड तो आप सिर्फ लेते हो प्लस. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस and the distance between the two charges. तो ये क्या है? प्रोडक्ट है. किसका प्रोडक्ट है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज का और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस? 2L. वेरी गुड. तो वापस एक बार, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
electric dipole moment is the product of, is defined as the product of magnitude, is defined as the product of magnitude of one of the charges. दोनों में से कोई भी एक चार्ज लो, उसका मैग्नीट्यूड लो, and the distance between two charges, and the distance between two charges, distance between two charges. It is denoted by P. Again, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझा है तो आपको आगे जाके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी समझेगा. इट इज डिनोटेड बाय P and is given by P equal to, by definition. क्या डेफिनेशन था इसका? प्रोडक्ट मतलब दो टर्म्स. मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस मतलब Q, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2L, मतलब इट इज Q into 2L, राइट. अब अगर ये Q into 2L है तो इसका हमको SI यूनिट भी निकालते आना चाहिए. चार्ज आप किस में मेजर करते हो, और 2L मतलब डिस्टेंस किस में आता है? मीटर. तो कूलम मीटर. व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? कूलम मीटर. गुड. तो डायमेंशंस भी फाइंड करते आने चाहिए. डायमेंशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी डायमेंशंस ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशंस ऑफ लेंथ. 2 तो नंबर है, नंबर का तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है. चार्ज ये फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं. तो कौन है फंडामेंटल? करंट. व्हाट इज करंट? चार्ज अपॉन टाइम. तो व्हाट इज चार्ज? करंट इनटू टाइम. तो चार्ज के डायमेंशंस आएंगे A1, T1 और इसका आएगा L1. तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर A1, T1, L1. यहाँ तक क्लियर? अब लास्टली, ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है विच इज Q into 2L, और उसका डायरेक्शन भी होता है. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. तो ये उसका डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. so electric dipole moment electric dipole moment P is a vector quantity. Electric dipole moment P is a vector quantity directed from negative charge to positive charge, from minus Q to plus Q. यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? अब हमको अगला टॉपिक देखना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. उससे पहले ये टॉर्क क्या है वो समझ लेंगे. अब अच्छे से ध्यान दो. अब आई विल जस्ट टेक वेरी सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक टेबल है. एक टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? An object, if it is at rest or in a state of uniform motion, it will remain at rest or in a state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. Right? External unbalanced force important है. अगर मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया लेफ्ट से राइट और सेम फोर्स लगा दिया राइट से लेफ्ट और दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहा होगा, तो देन देयर इज नो मोशन, नो चेंज इन स्टेट. क्यों? दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कर दिया कैंसल. यहाँ तक क्लियर? बट ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि मान लो हमारे पास एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है. एक ही फोर्स है, अनबैलेंस है, एक साइड से दूसरे से फोर्स नहीं है, तो क्या होगा? स्टेट चेंज होगा. स्टेट चेंज होना मतलब अगर रेस्ट पे था तो अब मूव होगा, अगर ऑलरेडी मूव हो रहा होगा तो अब उसका वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब अभी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. And according to Newton's second law, mass is equal to force equal to mass into acceleration. F equal to ma. Newton's first law,
ये बताता है जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तब तक लीनियर मोशन नहीं है। ये कौन सा मोशन है? लीनियर। लीनियर क्यों? क्योंकि मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन में। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है तब तक मोशन ही नहीं है, मतलब चेंज इन स्टेट नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई किया? फोर्स। ये कौन सा था? एक्सटर्नल। और क्या था? अनबैलेंस। तो ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? ये लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट है तक? गुड। और दैट फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। रिमेंबर, जब सिंगल फोर्स हो तो वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। जब दो फोर्सेस हो तो वो कैंसल भी हो सकते हैं। कैंसल कब होंगे? व्हेन दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। दोनों के दोनों फोर्सेस एक सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर एंड रिजल्टेंट इज जीरो। बट सपोज मैंने एक फोर्स को नीचे अप्लाई कर दिया, एक फोर्स को ऊपर अप्लाई कर दिया, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। तो रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए दो फोर्सेस चाहिए। दे कैन बी इक्वल एंड अपोजिट बट दे शुड नॉट बी एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। तो जब दो फोर्सेस रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, देखो सिंगल फोर्स कैन प्रोड्यूस स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? फोर्स। रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल फोर्स से काम नहीं चलता। अगर सिंगल फोर्स से काम चलाना है, दरवाजे का केस, हम दरवाजा ओपन करने के लिए एक ही जगह पे फोर्स लगाते ना, कि ऐसा करते करते वैसा। दरवाजा ओपन करने के लिए डू यू डू लाइक दिस? एक एक साइड से दरवाजे को अंदर पुश किया, दूसरे साइड से ऐसा खींचा, ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि दरवाजा ऑलरेडी एक साइड पे फिक्स है। कहाँ पे फिक्स है? हिंजेस, बिजागरे। करेक्ट। वो बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक जगह पे फिक्स होने की वजह से आपने क्या किया? एक सिंगल फोर्स लगा दिया, धक्का दे दिया, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो फोर्स का रोटेशनल प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशन, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं उसको? टॉर्क। क्या बोलते हैं उसको? टॉर्क। तो जब जब रोटेशन आएगा वहां वहां पे क्या होना चाहिए? टॉर्क। एक्सीलेंट। अगर सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है, अगर सिंगल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ। जब जब रोटेशन की बात होगी, जब भी रोटेशन होगा, यहाँ वहां पे ये वर्ड सुनोगे ही, मोमेंट ऑफ। तो मोमेंट ऑफ सुनते से पहला दिमाग में थॉट क्या आना चाहिए? रोटेशन। अगर सिंगल फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया तो उस टॉर्क को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर दो फोर्सेस ने रोटेशन प्रोड्यूस किया तो उस टॉर्क को नाम है मोमेंट ऑफ कपल। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ कपल। कपल क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस थे क्या वहां पे? राइट, दो फोर्सेस, दो पेयर को क्या बोलते हो आप? कपल। तो यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ कपल। तो when two forces produce rotation, then the torque is said to be moment of couple. What is torque? The rotational property of force is called as torque. When single force produces rotation, it is called as moment of force. तो जब दरवाजा ओपन या क्लोज करते हो तो मोमेंट ऑफ कपल लगाते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स लगाते हो? मोमेंट ऑफ फोर्स, एग्जैक्टली। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और वो अपने आप रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रोटेशन मतलब टॉर्क। तो उस पर क्या एक्ट होगा? टॉर्क। राइट। और वो टॉर्क क्यों एक्ट होगा, कैसे एक्ट होगा, वो अगले सेशन में।